हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं पोइट्री का PYQ, मतलब आप लोगों को जो भी 5 पोएम्स मैंने आप पढ़ा दिए हैं, आपको उनके सभी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। अब जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, इनके अंदर आपका पूरा पोएम कवर हो जाएगा। कभी भी कोई भी पोइट्री वाला सेगमेंट जब आप पढ़ते हैं या आप कोई भी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं, बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो पोइट्री वाले सेक्शन में आपको ध्यान रखनी है। उसका सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, उसका थीम पता होना चाहिए, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठकर आ जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी जो पोएम 1 है, मतलब स्टार्टिंग की जो 5 पोएम्स जो हम कर चुके हैं, वो सारी मैं आज की क्लास के अंदर आपकी कवर करवाने वाली हूं, जिसके अंदर सबसे पहली है हमारी द रोड नॉट टेकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। अभी जो ट्रैवलर है वो अपने आप को कहां पाता है और आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो एक्चुअल में फेस करता है। ऑन एन ऑटम मॉर्निंग द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फॉरेस्ट वेयर 2 रोड्स डाइवर्ज। अभी एक ऑटम मॉर्निंग की बात हो रही है और कह रहे हैं कि भाई ट्रैवलर जो है अपने आप को पाता है एक जंगल में, जहां से 2 रोड्स जो है डाइवर्ज हो रही होती है। मतलब वो यहां पर खड़ा है, एक रास्ते ने उसको यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से 2 रोड्स कटती हैं। He faces the problems of choice between the roads because he cannot possibly travel on both the roads। अब वो फेस करता है प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? चॉइस बिटवीन दी रोड्स, कि भाई रोड 2 जो डाइवर्ज हो रही है उनके बीच में अब उसको चुनना है, तो अब वो किसको चुने। तो बेसिकली हर एक बच्चे की जिंदगी के अंदर भी 2 चॉइसेस आएंगी और मोड़ मोड़ पर आएंगे। दिन में 10 बार भी आ सकती है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है? आपको सही डिसीजन लेना पड़ता है। या तो अब आपके सामने 2 चॉइस है, या तो आप फोन चला सकते हो या आप पढ़ने बैठ सकते हो। तो अब आपने जो भी चुन लिया उसके आगे की चीज आपकी वैसी ही हो जाएगी। अगर आपने फोन चलाना चुन लिया तो आपके 2 घंटे फोन में चले जाएंगे और कोर्स सारा का सारा ऐसे रह जाएगा। पर आपने चुना कि कोई बात नहीं यार, चाहे मुझसे 2 सवाल निकले, मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं पढ़ने बैठ जाता हूं, तो शायद आपकी जो चीजें हैं वो बदल जाए, शायद आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करें, शायद आपका कोर्स भी आगे, मतलब आपका सिलेबस भी जो है वो कवर हो जाए, जो चीजें नहीं हो रही थी वो हो जाए। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि लाइफ के अंदर आप क्या चॉइसेस बनाते हो उसके ऊपर, ठीक है। He faces the problem of choice between the roads because he cannot possibly travel on both the roads। अब ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा है वो? क्योंकि भाई दोनों रोड्स पे तो ट्रैवल कर नहीं सकता, किसी एक पे ही ट्रैवल कर सकता है ना। चलिए, व्हाट इज इंटेंडेड बाय डाइवर्ज्ड। ये जो डाइवर्ज्ड वर्ड है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेसिकली चॉइसेस, है ना, कि भाई 2 रास्ते जो है मुड़ गए हैं, अब उस डिलेमा में खड़ा हुआ है, उस कश्मकश में खड़ा हुआ है कि कौन सी रोड को वो चुने। So basically the poet had come into a forest where the path had split into 2 roads। अब पोएट जो है वो जंगल के अंदर है और वहां से 2 रास्ते बट गए हैं। One path had diverged into 2 paths। अब एक रास्ता, मतलब मान लो ये ऐसे आ रहे थे और अब ये जो 2 रास्ते हैं ऐसे बट गए, सामने जंगल है, फिर एक रास्ता जो है इधर बट गया। अब कोई एक रास्ते पे आपको जाना ही जाना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। In our life we are constantly faced with the problem of choice। और हमारी जिंदगी के अंदर भी लगातार हमारे ऊपर चॉइसेस जो हैं वो आती रहती हैं। Immediately the poet understood that as a traveler walking on both the roads is impossible for him। और एकदम से ही ट्रैवलर को ये बात समझ में आ जाती है, या हम बोलें कि पोएट को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई देख, दोनों सड़कों पे तो नहीं जाया जा सकता, अब तुझे कोई ना कोई चॉइस तो लाइफ में बनानी ही पड़ेगी। चलिए, why according to the poet the second road has the better claim। पोएट के अकॉर्डिंग जो दूसरी सड़क है, आखिरकार क्यों वो बेटर क्लेम है, मतलब क्यों वो बेहतर है, क्यों उसे वो रोड चुननी चाहिए। देखो, द पोएट हैज अ फ्री एंड एडवेंचरस स्पिरिट। पोएट का क्या है? एक फ्री और एडवेंचरस स्पिरिट है। ऑन फर्स्ट इंस्पेक्शन द सेकेंड रोड अपीयर्स टू बी लेस ट्रैवल्ड। जब पहले उसने देखा, है ना, दोनों सड़कों को देखा, तो उसे क्या लगा कि जो दूसरी वाली सड़क है ना, वो भाई कम ट्रैवल की गई है। मतलब इस तरीके के रास्ते की बात की गई है कि हमारी लाइफ में भी ऐसा पॉइंट आता है जब हम या तो वो वाली चॉइस कर सकते हैं जो सब कर रहे हैं भेड़ चाल की तरह, या हम वो चुन सकते हैं जो कोई नहीं कर रहा, जिसके अंदर रिस्क भी है, पता नहीं है। जैसे बिजनेस ओपन करना, मान लीजिए सब डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रहे थे, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बट आपने सोचा कि भाई मुझे बिजनेस खोलना है। अब इस रास्ते पे बहुत सारे रिस्क है, ये रास्ता जो है बहुत कम लोग चुनते हैं, आपको इसके बारे में कई सारी नॉलेज नहीं है, और
पर आप ये चीज करना चाहते थे, इसलिए अपने आपने लाइफ में रिस्क लिया। हो सकता है डॉक्टर या इंजीनियर बन के आप उतना पैसा ना कमा पाए, उतना फेम ना कमा पाए, बट आपने ये जो उस टाइम पे रिस्क लिया, जो चॉइस बनाया, उसकी वजह से आज आप बहुत ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए और आपके पास अब सब कुछ है, नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है। राइट, सो इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस कि आप क्या चॉइस बनाते हैं और उस पर कैसे मेहनत करते हैं। मुझे ये लगता है कि आप चॉइस लाइफ में कुछ भी बना लो, ठीक है, मेरे सामने मान लीजिए 2 चॉइस है, तो मैं हमेशा ये सोचूंगी कि यार जो भी चीज मैंने चुनी है वो मैं सोच समझ के चुनूं, और अगर मैंने चुन लिया है तो मैं चुन लिया तो मैं मतलब रिग्रेट ना करूं दूसरी वाली चॉइस को, है ना। मुझे ये लगना चाहिए कि भाई ये वाली जो मेरी चॉइस है, ये अब मेरी जिंदगी है, अब मैं इसको 100% दूंगी और मैं इस चॉइस को ही राइट चॉइस बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने जो डिसीजन लिया था ना वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, ठीक है। यप, एक्सप्लेन द फ्रेज वे लीड्स ऑन टू वे। फ्रेज आपको एक्सप्लेन करना है जो यहां पर दिया हुआ है, वे लीड्स ऑन टू वे। भाई एक रास्ता दूसरे रास्ता, मतलब ऑब्वियसली जब आप कोई लाइफ में एक चॉइस बना दे, जैसे एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे एक चॉइस बनाने के बाद 100 और चॉइसेस बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपने जो चॉइस किया उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेसमैन बनने का सोचा, तो आप अब, है ना, उसके लिए आपको लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको बहुत सी बार ऐसा लगेगा कि यार मैं ये अपना घर गिरवी रख देता हूं, मेरे को पैसे चाहिए हैं, मैं लोन ले लेता हूं, मैं दोस्त से ये कर लेता हूं। आप बहुत सारे अलग अलग चॉइसेस करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, जो आपके अब अगर बिजनेस बहुत बढ़िया हो गया तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा नहीं होता तो आप कर्जे में भी डूब जाओगे। रिस्क होता है हर जगह, बट इट इज ऑल अबाउट यू एंड इट इज ऑल अप टू यू एंड आप क्या डिसीजन लेते हो, कैसे अपने डिसीजन को ठीक प्रूव करने पे लग जाते हो, राइट। So the poet says that one road leads to another and then another until you end up very far from where you started. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, लेते रहते हो डिसीजन, लेते रहते हो और एक पॉइंट पे आके वहां पहुंच जाते हो जब आप वो पहली चॉइस से बहुत दूर होते हो, बहुत दूर होते हो। एंड देन metaphorically the poet realizes this after his desire of coming back and trying to other road। और पोइट को जो है ये रियलाइज होता है कब, आफ्टर हिज डिजायर ऑफ कमिंग बैक, जब उनकी वो जो डिजायर है वापस आने की एंड ट्राइंग द अदर रोड इज अनफुलफिल्ड, और दूसरी रोड को ट्राई ना कर पाने की, है ना, ट्राई कर पाने की जो विश थी वो अनफुलफिल्ड रह गई। वन चॉइस ऑफन लीड्स टू मोर चॉइसेस। एक चॉइस जो है वो अक्सर और चॉइसेस, मोर चॉइसेस की तरफ लेकर जाती है आपको। भाई ऑब्वियसली एक बार जो चीज चुन ली उसके अकॉर्डिंग फिर आप लाइफ में डिसीजन लेने लग जाते हो एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वापस से उधर ही आकर खड़े हो जाओगे, राइट। तो यस, बिल्कुल वापस से जीरो तो नहीं कर सकते हो चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंस अ डिसीजन इज टेकन द ट्रैवलर हैज टू मूव ऑन। एक्सप्लेन, कि अगर एक बार कोई डिसीजन ले लिया गया तो ट्रैवलर को जो है मूव ऑन करना ही करना पड़ेगा। एक्सप्लेन कीजिए। कह रहे हैं कि द पोइट सेज दैट वंस वी चूज अ रोड वी आर कन्फ्रंटेड विद अ डिलेमा व्हेन लुकिंग एट द ऑप्शंस ऑफ लाइफ। तो हम जब कोई एक चॉइस बना लेते हैं या एक रास्ता चुन लेते हैं, वी आर कन्फ्रंटेड विद अ डिलेमा व्हेन लुकिंग एट द ऑप्शंस ऑफ लाइफ, है ना। तो हमने क्या किया कि जो भी कश्मकश थी जिंदगी की एक तरीके से वो हमारे सामने खड़ी है ना। हाँ, एट एवरी जंक्शन और एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ वी हैव टू चूज वन ऑप्शन, और हर एक जंक्शन पे, हर एक स्टेज पे हमें कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना ही करना पड़ता है। द पोइट सेज दैट बोथ द चॉइसेस लुक इक्वली प्रॉमिसिंग एंड येट वी हैव टू चूज वन। तो पोइट यहाँ पर बेसिकली यही कह रहा है कि भाई बहुत सारी चॉइसेस आएंगी लाइफ के अंदर, ठीक है, और आपको इक्वली प्रॉमिसिंग भी लगेंगी कि ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, अब मैं क्या करूं, ठीक है, वी हैव टू चूज वन। लेकिन ऑब्वियसली हमें कोई एक तो चॉइस बनानी ही पड़ेगी। वंस अ चॉइस हैज बीन मेड, और एक बार जब आपने कोई चॉइस बना ली, वी कैन नॉट गो बैक एंड चूज दी अदर। तो अब हम वापस नहीं जा सकते और दूसरी वाली को नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सेम टाइप का एक क्वेश्चन है। यस, व्हाई डज द पोइट से ही शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अभी जो पोइट है यहां पर वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ही शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। दो रीजन हो सकते हैं, देखो दो तरीके की आह भरता है इंसान, एक तो सेटिस्फैक्शन वाली भरता है और एक भरता है भाई जिसमें उसे रिग्रेट होता है, ठीक है। तो अब देखो, द पोइट सेज दैट ही वुड बी नरेटिंग द डिसीजन ही टुक विद अ साई, कि हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो ये वाला जो डिसीजन उसने लिया वो नरेट कर रहा हो एक आह के साथ। इट वुड बी अ साई ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट की भी हो सकती है अबाउट टेकिंग द लेस ट्रैवल्ड रोड, है ना, कि भाई मैंने लेस ट्रैवल्ड रोड चुना, कि भाई मैंने ये रिस्क वाला रास्ता चुना, और अ साई ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ही टुक अ डिफरेंट रोड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। या फिर वो एक सेटिस्फैक्शन का भी हो सकता है कि उसने एक ऐसा रोड चुना जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ ऐसी है, जिसकी वजह से आज उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। दिस साई एक्सप्रेस द पोइट्स मूड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द चॉइस ही हैज मेड। तो ये जो साई है ये पोइट का मूड एक्सप्रेस करता है, राइट। यस, चलिए
Which decision has made all the difference in the poet's life? भाई क्या डिसीजन है ना, जिसने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है पोइट की जिंदगी में? द डिसीजन ऑफ द पोइट टू चूज द लेस ट्रैवल्ड रोड इन लाइफ हैज मेड ऑल द डिफरेंस. कि जो डिसीजन है पोइट का टू चूज द लेस ट्रैवल्ड, चुनना कौन सी सड़क को, जो लेस ट्रैवल्ड रोड है जिंदगी के अंदर, हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस इन लाइफ. उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है जिंदगी के अंदर. ठीक है. ही हैज शोन हिज एडवेंचरस स्पिरिट एंड रेडीनेस टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ लाइफ. उसने कहीं ना कहीं ये दिखाया है इस चॉइस को बना के, हिज एडवेंचरस स्पिरिट, उसका एडवेंचरस स्पिरिट शो किया है कि भाई मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं लाइफ के अंदर, मुझे अच्छा लगता है ये चीज. ठीक है. इसीलिए मैंने ये लेस ट्रैवल्ड वाला रोड जो है चुना है कि कम लोगों ने इस पे ट्रैवल किया है. दोनों ही रोड जो है वो इक्वली प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बट एक रोड को देख के लगता है कि ये लोग कम, ये वाली सड़क जो है कम लोग लेते होंगे. ठीक है. द पोइट बिकेम सक्सेसफुल एंड रिकॉग्नाइज्ड इन लाइफ एज ही टुक अ डिफरेंट पाथ देन अदर्स. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. After you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? अब एक बार जब हम लाइफ में चॉइस बना लेते हैं ना, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार अगर मैं दूसरी वाली चॉइस करता, अगर मैं दूसरा वाला रास्ता चुनता तो मेरी जिंदगी आज कैसी होती. अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो भी चॉइस लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो भी डिसीजन बनाते हैं, वट एवर डिसीजन यू मेक, आप ध्यान रखिएगा कि आपको उस डिसीजन को ही प्रूव करना है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही डिसीजन था. दैट मीन्स आपको उसके अंदर 100% देना है. आपने देखा होगा एक आईएएस टॉपर है, शायद आईपीएस टॉपर है, आई डोंट नो, टॉपर भी नहीं आई गेस, मतलब है कुछ, बस टॉप में ही है. उन्होंने ना मतलब आई डोंट नो 6-7 साल, मतलब मुझे कहता है कि कितने अटेम्प्ट यूपीएससी के उन्होंने देखे और फेलियर में ना, पर हार नहीं मानी, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहती थी कि जो मैंने चॉइस किया, जो मैंने अब अपनी लाइफ के अंदर चुना है ना, इसको तो मैं करके दिखाऊंगी. आई एम गोइंग टू डू दिस, और इसका कोई सामना नहीं कर सकता है. ठीक है. तो वो, और फिर मिली उन्हें वो कामयाबी. सो इट इज अप टू यू, आप कितना 100% देते हो अपनी चॉइस पे. चॉइस तो ले लिया आपने, बना ली, कोई बात नहीं, बट चॉइस में अगर 100% नहीं दोगे तो चॉइस किसी काम की नहीं है. सो बहुत ही ज्ञान की बात मैंने आज कह दी है, और मुझे भी लगता है कि कुछ तो करना ही चाहिए. It's human nature to think what might have happened if we had selected the other path. जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है, हमें दूसरे की थाली में हमेशा घी अच्छा ही लगता है ना, हम लड्डू बड़ा लगता है हमें दूसरे की थाली का. सो ये ह्यूमन नेचर है कि वो हमेशा जो है क्या होता अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता तो. ठीक है. बट इट्स ऑल्सो अ फैक्ट दैट वंस वी चूज अ पाथ एंड कवर सम डिस्टेंस, पर ये भी तो फैक्ट है कि एक बार जब हम कोई रास्ता चुन लेते हैं और थोड़ा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेते हैं, देयर इज नो टर्निंग बैक, वी मस्ट मूव ऑन. तो फिर कोई वापस मुड़कर आप नहीं देख सकते हो. देन देयर इज नो टर्निंग बैक, वी मस्ट मूव ऑन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मूव ऑन करना ही करना होता है, हमें मूव ऑन करना ही करना पड़ता है. चलिए. The title road not taken is appropriate title for the poem. Comment. अब हमें बताना है कि क्या ये जो टाइटल है The Road Not Taken ये appropriate टाइटल है. इस पे कमेंट करो. मुझे तो लगता है बिल्कुल appropriate है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. The title brings out the theme of poem in which every person at some stage of life comes across a situation where he or she has to make a choice. अभी जो टाइटल है वो थीम लेकर आता है सामने कविता की, जिसके अंदर हर एक पर्सन जो है वो स्टेज पे, किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पे एक सिचुएशन में आ जाता है जहां पर उसे कोई ना कोई चॉइस जो है वो बनाना पड़ता है. द डिसीजन टेकन टू डू थिंग्स डिफरेंटली मेक्स वन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. और जो अगर आप जो डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, और अगर आप वो डिफरेंट है बाकी लोगों से, तो वही आपको अलग बनाता है बाकी लोगों से. द टाइटल इज फिगरेटिव एज द रोड्स सिंबलाइज द डिलेमास ऑफ लाइफ. ठीक है. एंड द टाइटल रोड नॉट टेकन हैंस इज फुली जस्टिफाइड. और हमें लगता है कि जो टाइटल है रोड नॉट टेकन वो फुली जस्टिफाइड है. राइट. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. सेंट्रल थीम तो हर एक पोएम का आपको पता होना चाहिए. ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपको नहीं पता है. द पोएम गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिलेमा अ पर्सन फेसेस व्हाइल मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोएम, पूरी कविता इसी के ऊपर है, पूरी पोएम इसी के ऊपर है. गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है ऑफ द डिलेमा अ पर्सन फेसेस. एक डिलेमा, एक कश्मकश जो एक इंसान फेस करता है व्हाइल मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ, जब उसे लाइफ में कोई चॉइस बनाना होता है. द ट्रैवलर इन द पोएम फेसेस टू डाइवर्जिंग रोड्स. जो ट्रैवलर है वो दो डाइवर्जिंग रोड्स जो है फेस करता है. दीज रोड्स आर सिंबॉलिक ऑफ द चॉइसेस दैट अ पर्सन हैज टू मेक इन लाइफ. और ये जो रोड्स हैं ये सिंबॉलिक हैं ऑफ द चॉइसेस
किस चीज को लेके बताइए? दैट अ पर्सन, ये जो दो रास्ते हैं ना, ये दिखा रहे हैं दो चॉइसेस, राइट, हैज टू मेक इन लाइफ. His decision or choice of future action is the utmost significance since the choices made by him shape his destiny. अब कह रहे हैं उसका जो डिसीजन है या चॉइस है फ्यूचर एक्शन का, ठीक है, इज ऑफ द utmost significance, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Since the choices made by him shape his destiny, क्योंकि जो चॉइसेस वो करेगा वो ही उसकी डेस्टिनी बनाएगी. The poet Robert Frost through this poem asserts the importance of taking the right decision at the right time. So basically यहाँ पर पोएट जो है वो एक चीज पर दबाव डाल रहे हैं और वो ये कि आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, यप. चलिए अब आ जाती है हमारी चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम नंबर 2 जिसका नाम है विंड. विंड क्या कहती है? व्हाई डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो जेंटली? अभी जो पोएट है वो यहां पर क्यों चाहते हैं कि जो विंड है वो जेंटली ब्लो करे, प्यार से ब्लो करे, बहे. द पोएट वांट्स द विंड टू ब्लो जेंटली सो दैट द wind shutters are not broken, window shutters are not broken, the papers are not scattered and the books are not thrown off the shelves. कि भाई सब कुछ अस्त व्यस्त ना करे. हवा क्या कर देती है? जब आती है जोर से चलने लग जाती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है. तो वो यही कह रहे हैं कि भाई विंडो शटर्स ना टूटे, पेपर जो इधर उधर ना बिखरे, एंड बुक्स आर नॉट थ्रोन ऑफ द शेल्व्स, और शेल्फ से जो है बुक्स भी नीचे ना गिरे. व्हाई इज द विंड कॉल्ड क्लेवर? विंड को क्लेवर क्यों बोला गया है? द विंड इज कॉल्ड क्लेवर बिकॉज इट मेक्स फन ऑफ वीक पर्सन्स एंड थिंग्स. क्लेवर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वीक लोगों का मजाक उड़ाती है. इट डिस्ट्रॉयज वीक हाउसेज, ये कमजोर घरों को तोड़ देती है. वीक डोर्स, कमजोर दरवाजों को तोड़ देती है. एंड वीक बॉडीज, और कमजोर शरीरों को भी तोड़ देती है. कहने का मतलब यहां पर ये जो विंड है ये लाइफ के वो प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, इट इज बिकॉज इट वॉन्ट्स अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, स्ट्रॉन्ग डोर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी. अब वो ये भी बोल रहे हैं कि इसलिए भी है ये ताकि वो चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बनाए चीजों को. मतलब हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी बट हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं उनसे लड़ पाएंगे. Why does the wind god take away and crush? देखो, wind god takes away and crushes those who are weak. अभी कह रहे हैं who does actually, कि किनको जो है ये जो भगवान है ना, एक तरीके से हवा के, विंड के जो भगवान है, वो कैसे भाई किन लोगों को ले जाते हैं अपने साथ या कुचल देते हैं? तो उन लोगों को जो कमजोर होते हैं. तो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, वो उन लोगों को कुचल देती हैं जो स्ट्रांग नहीं होते हैं. We can look upon the wind as a friend when we are as strong as the wind itself. We can look upon the wind as a friend. हम उसको एक दोस्त की तरह देख सकते हैं when we are as strong as the wind itself, जब हम उतने ही ताकतवर हैं जितनी की हवा. What is the central idea of the poem Wind? क्या central idea है इस कविता का? What is the central idea? क्या central idea? The central idea of the poem Wind is that we should face the difficulties, challenges and obstacles in our life स्ट्रांगली एंड विद डिटर्मिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ के अंदर आप अगर स्ट्रांग नहीं हो तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी आपके आसपास का रिश्तेदार, सगा संबंधी, दोस्त आपको इस तरीके से कुचल के चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, जब तक हम स्ट्रांग होते हैं ना तब तक सामने वाले की हिम्मत नहीं होती है कि आपको कुछ भी बोल जाए. और स्ट्रांग होना केवल जिम जाके बॉडी बनाना नहीं है. स्ट्रांग यहां से होता है इंसान. मेंटली स्ट्रांग होना आपका बहुत जरूरी है. चीजों का सामना करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रॉब्लम्स के टाइम पर खड़े रहना आपका बहुत जरूरी है. तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे और तभी जो आसपास के लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, वो आपसे दूर रहेंगे, वरना वो आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे. बेटा, तो कोई भी ताकत जरूरी नहीं है, सारी ताकत यहां पर होती है और इसी को स्ट्रांग बनाना जरूरी है. आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी ऐसी चीज से जो आपका नुकसान कर रही है. मतलब कि आपका नुकसान कर रही है एज इन आपकी मेंटल हेल्थ को चोट पहुंचा रही है. ठीक है, उसे जितना इंपॉर्टेंस दोगे वो उतना बढ़ेगा. नहीं करना है हमें वो सब चीजें. ठीक है, ओनली देन कैन वी बी सक्सेसफुल एंड इमर्ज विक्टोरियस. इफ वी आर वीक वी विल बी रूइंड बाय द स्ट्रांग फोर्सेस. देखो, अगर हम कमजोर हैं तो जो स्ट्रांग फोर्सेस हैं वो हमें कुचल देंगी.
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर, कि भाई वो एंगर में और ह्यूमर में विंड से जो है क्या बातें कर रहे हैं, वो एंगर में या ह्यूमर में विंड से क्या बातें कर रहे हैं। व्हाट डज द पोइट स्पीक टू द विंड, कि भाई वो विंड से क्या बातें कर रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं। द पोइट स्पीक्स टू द विंड इन एंगर एट फर्स्ट बिकॉज इट डज नॉट लिसन टू हिम, भाई वो एंगर में बात करते हैं क्योंकि वो सुन नहीं रही है, एंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज कर रही है। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम द पोइट स्पीक्स ह्यूमरसली टू द विंड, और एंड में तो वो बहुत ही ह्यूमरसली कहीं ना कहीं विंड से बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। रेन ऑन दी रूफ, हमारी जो नेक्स्ट पोएम है वो है रेन ऑन दी रूफ। क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्काई व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, कह रहे हैं स्काई का कंडीशन क्या है जब बारिश होनी शुरू होती है। The sky gets covered with dark clouds when it starts raining. The clouds cover the stars also and a darkness sets in. अभी यही एक सिंपल सी चीज होती है कि द स्काई गेट्स कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, स्काई क्या हो जाता है, डार्क क्लाउड से कवर हो जाता है व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब भी बारिश होना शुरू होती है। द क्लाउड्स कवर द स्टार्स ऑल्सो एंड अ डार्कनेस सेट्स इन, हमेशा देखना जब भी बारिश होने वाली होती है तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, ठीक है, अंधकार छा जाता है चारों तरफ, और बादलों से आसमान जो है वो पूरे तरीके से घिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंसिडर एज अ ब्लिस व्हेन इट रेन्स, या फिर व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, कि पोएट को क्या करना अच्छा लगता है जब बारिश होती है। हमारा जो पोएट है, हमारे जो कवि हैं, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है जब बारिश होती है ना, बारिश होती है, घुमर घुमर घुम घुम, चक धुम धुम चक धुम धुम चक धुम धुम चक। चलिए बढ़ते हैं आगे। The poet thinks that it is a bliss to lie down on a bed in a small cottage and listen to the sound of raindrops falling on the roof. पोइट का मानना ये है कि इट इज अ ब्लिस, ये एक सुकून की चीज है, टू लाई डाउन ऑन बेड, की बेड पर आप लेट जाओ, इन अ स्मॉल कॉटेज, छोटे से कॉटेज के अंदर, एंड लिसन टू द साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, और आप रेनड्रॉप्स की साउंड को सुनो जो छत पर गिर रही हैं, राइट। नेक्स्ट वन, When does the poet remember his mother? What does this show? अभी कब पोएट जो है वो अपनी माँ को याद करते हैं और वो चीज क्या दर्शाती है। देखो यहां पूछा गया है, हाउ कैन यू से दैट द पोएट लव्ड हिज मदर, या आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो पोएट हैं वो अपनी माँ से प्यार करते थे। The poet remembers his mother when he listens to the sound of the raindrops falling on the roof of his little cottage. पोइट याद करते हैं अपनी माँ को when he listens to the sound, जब वो सुनते हैं उस साउंड को, ठीक है, किस साउंड को, बारिश के गिरने की आवाज, रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है जो छत पर गिरती है, ठीक है, उस छोटे से कॉटेज के, उसको देख के उन्हें कहीं ना कहीं याद आती है। He remembers how his mother used to gaze lovingly at them before going to sleep. This shows that the poet greatly loved his mother. ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं हमें बताती है कि जो पोएट है वो बहुत ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What thoughts occur in the poet's mind when it rains? क्या थॉट पोएट के माइंड में आते हैं जब बारिश होती है, या what thoughts flashed through the poet's mind as he hears the sound of rain, या कौन से थॉट्स उनके दिमाग में से होकर गुजर रहे हैं, फ्लैश मतलब सामने आते हैं उनके जब वो बारिश को या बारिश की आवाज को सुनते हैं। देखो, when it rains the poet's mind is flooded with 1,000 thoughts and memories. जब बारिश हो रही है तो पोएट का जो दिमाग है वो हजारों यादें याद कर रहा है, हजारों चीजें जो है वो याद कर रहा है। ठीक है, यप।
सो वेन इट रेन्स द पोइट्स माइंड इज फ्लडेड विद 1,000 थॉट्स। जो जब बारिश होती है तो पोइट का जो माइंड है वो हजारों विचार जो है उसके दिमाग में आ रहे हैं। At first, these thoughts and memories are not clear but are entwined with each other. स्टार्टिंग में तो ये जो थॉट्स थे या ये जो मेमोरीज थी वो क्लियर नहीं थी, पर अब पता चल रहा है कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। But slowly these thoughts clear and the poet thinks of his mother and his childhood. लेकिन धीरे धीरे करके ये जो थॉट्स हैं ये साफ हो जाते हैं और पोएट सोचते हैं अपनी माँ के बारे में और अपने बचपन के बारे में। Explain the phrase weave their air threads into woof. क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन द फ्रेज वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। व्हाइल लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन, जब वो बारिश की आवाज सुनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिमेम्बरेंस वीव अ वेफ्ट इन पोइट्स मेमोरी। मतलब कहने का है कि बहुत सारे विचार जो है उनके दिमाग में हर जगह से, मतलब होता ना कि एक तरीके से तूफान आ जाता है विचारों का, थॉट्स का, मेमोरीज का। द पोइट वांट्स टू से दैट हिज मेमोरीज आर नॉट क्लियर। और फिर वो कहते हैं कि यार मेरी जो मेमोरीज है वो क्लियर नहीं है। दे आर इंटरवोवन इन द मैनर एज थ्रेड्स आर इंटरवोवन इन अ पीस ऑफ क्लॉथ। कि जैसे मतलब जैसे धागा होता है ना किसी भी एक कपड़े के अंदर, वो एक दूसरे में बुना हुआ होता है। कह रहे मेरे थॉट्स भी ऐसे ही हैं, क्लियर नहीं है। ठीक है, जो थॉट्स है ना मेरे वो भी ऐसे ही हैं, एक दूसरे में बुने हुए हैं, क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। चलिए चलिए, ये तो हमारी अलग दूसरी वाली पोएम है, लेक आइलैंड ऑफ द इनिसफ्री। ठीक है, चलो। Why does the poet desires to spend his time alone in a cabin at Innisfree? अभी जो पोएट है हमारा वो अकेले उस छोटे से केबिन के अंदर अपना टाइम क्यों बिताना चाहता है? क्योंकि वो ये जो इतनी प्रॉब्लम भरी, टेंशन भरी दुनिया है, इन सबसे बहुत ज्यादा दूर जाना चाहता है। बहुत हो गया उसको, कहता है यार काफी हो गया, बस अब मैं थक चुका हूं, है ना। The poet desires to spend his time alone in a cabin at Innisfree because it is the place where the poet spent his childhood days. He wants to go back to those beautiful memories. अब poet जो है वो basically poet desires to spend his time. उनकी इच्छा है कि वो अपना समय बिताएं अकेले एक कैबिन में। इनिसफ्री एक आइलैंड है जो वो सोचते हैं कि वो वहां जाएंगे, या हो सकता है वो बचपन में वहां जाते हों, ये इनके इमेजिनेशन में है। ठीक है, और वहां हो सकता है कि उन्होंने अपने बचपन का दिन टाइम भी बिताया हो, तो हमें क्लियर नहीं है। He wants to go back to those beautiful memories, और अब एक्चुअल में वो वही खूबसूरत मेमोरीज जो है जीना चाहते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बचपन में वो वहां जाया करते थे और वो जगह उन्हें काफी ज्यादा पसंद थी, जहां अब वो नहीं जाते हैं और वो जाना चाहते हैं। ठीक है, What thoughts and feelings of the poet are expressed? पोएट की कौन से थॉट्स या पोएट की कौन सी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस की गई हैं? देखो, द पोएट्स लव एंड ईगरनेस टू रिटर्न टू हिज चाइल्डहुड प्लेस एट इनिसफ्री एंड स्पेंड सम टाइम इन पीस एंड सॉलिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन द पोम। कि पोएट के प्यार और पोएट का प्यार और ईगरनेस टू रिटर्न टू हिज चाइल्डहुड प्लेस, अपने बचपन की जगह पर वापस जाना, एंड स्पेंड सम टाइम इन पीस, और थोड़ा सा समय शांति में बिताना एंड अकेले में बिताना, आर एक्सप्रेस्ड इन द पोम। इसी के बारे में पूरी कविता के अंदर बात हुई है। द पोएट्स लव फॉर नेचर इज ऑल्सो ब्रॉट फोर्थ बाय दिस पोम, और पोएट का नेचर को लेके प्यार भी इस कविता के अंदर या इस पोम के अंदर बताया गया है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट इमेजिन्स इन द पोम? किस तरीके की जिंदगी जो है पोएट जो है इमेजिन करते हैं इस कविता के अंदर, इस पोएम के अंदर। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट इमेजिन्स इन द पोएम? किस तरीके की लाइफ वो इमेजिन करते हैं इस पोएम के अंदर? द पोएट इमेजिन्स अ लाइफ फुल ऑफ जॉय, पीस एंड सॉलिट्यूड। कैसी जिंदगी? फुल ऑफ जॉय, peace and solitude. The poet imagines a peaceful morning with the sound of crickets. Poet imagine करते हैं एक peaceful morning, right? With the sound of crickets, जहां पर crickets की सुबह सुबह आवाज आ रही हो. A glimmery midnight sky, a glowing afternoon and evenings full of the melodious singing of linnet birds. भैया ये जो description है ना, इसका screenshot ले लो.
है ना? ठीक है, यहाँ पे क्लास 9th कर लेना, ये गलती से 10th डला हुआ, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये इग्नोर करना, ठीक है? एक्सप्लेन द लाइन लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, इस लाइन को एक्सप्लेन करने को बोला है। क्या? लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। The line expresses the sound that the lake water makes when it comes in contact with the shores of the island of Innisfree. ये जो लाइन है एक्सप्रेस करती है द साउंड, वो आवाज दैट द लेक वाटर मेक्स, जो पानी, लेक का पानी बनाता है, वो आवाज निकालता है या वो आवाज आती है व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द शोर्स ऑफ द आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री, जब वो टकराता है इनिस्फ्री आइलैंड के शोर्स से, किनारों से। जस्टिफाई द टाइटल द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। भाई हमें बोला गया है कि इस टाइटल को आप जस्टिफाई कीजिए। किस टाइटल को? लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। क्या आप इस टाइटल को जस्टिफाई कर सकते हो? क्या आपके बस में है? क्या आपको समझ में आ? अच्छा, ये जब भी इस तरीके के आई गेस क्वेश्चंस बोले जाते हैं आपको कि टाइटल को जस्टिफाई करो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? जब भी आपको इस तरीके की चीजें पूछी जाए कि आप टाइटल को जस्टिफाई करो, तो आप सबसे पहले ये देखो कि पोयम में क्या बताया गया है। जो भी चीज पोयम में बताई गई है, जो भी पोयम का थीम है या जिस भी चीज के बारे में उस पूरी पोयम में बात की गई है, क्या उसी से रिलेटेड टाइटल है? अगर उसी से रिलेटेड टाइटल है तो आप बोल दो कि हाँ जी जस्टिफाई करता है। अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो बोल दो कि नहीं भाई नहीं जस्टिफाई करता। जैसे द रोड नॉट टेकन था, रोड नॉट टेकन के अंदर बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है वो टाइटल, क्योंकि वो चॉइसेस की बात हो रही है, उस चॉइस की बात हो रही है जो आप नहीं लेते हो। तो मेटाफोरिकली जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया उसी से रिगार्डिंग क्या दे दिया गया है, वहां पर टाइटल जो है वो दे दिया गया है। हाँ या ना? है ना? तो हम कभी भी अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर हमें यह बोला गया है कि आप टाइटल को जस्टिफाई कीजिए, तो हमेशा देखिए कि जो टाइटल है और जो उस पोएम का थीम है क्या वो मैच करता है। जिस भी चीज के बारे में उस पोएम में बात की गई है, क्या वो चीज उसके टाइटल से मैच कर रही है? अगर कर रही है तो वो जस्टिफाई कर देता है, अगर नहीं कर रही है तो देख लो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। It is a straightforward title. Straightforward title है. It prepares the readers to be introduced to an island named Innisfree, which is located on a small lake. है ना? So the poet paints a lovely picture of this peaceful and serene island. तो वो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर जो है ड्रॉ कर रहे हैं और उस बढ़िया से आइलैंड की जो बहुत ही शांत है और अलग थलग है, एंड अबाउट हिज फ्यूचर लाइफ एट दैट आइलैंड, राइट? और क्या उनकी फ्यूचर लाइफ होगी, राइट, उस आइलैंड पर। द होल पोम इज सेंटर्ड अराउंड दिस स्मॉल आइलैंड, सो द टाइटल इज फुली जस्टिफाइड। तो जो पूरा का पूरा पोम है उसके अंदर इसके अलावा और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं की हुई। उसके अलावा वो यही बात करे कि वो कितना सुंदर है, वो वहां पे जाना चाहते हैं, वो अकेले उस आइलैंड के अंदर अपना एक छोटा सा झोपड़ी बना के रहना चाहते हैं। झोपड़ी इतना छोटा हो कि मैं अकेला ही रहूं, किसी और को लेके ही नहीं जाना चाहता। वहां पे सुबह ऐसी होनी चाहिए, दोपहर ऐसी होनी चाहिए, शाम ऐसी होनी चाहिए, सब चीजें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं, जो भी वो उसी को लेके घूम रही हैं। आगे बढ़ते हैं। What are the three things that the poet wants to do when he goes back to Innisfree? क्या वो 3 चीजें हैं जो पोएट करना चाहते हैं जब वो इनिस्फ्री वापस जाएंगे? एक्चुअल में हमें यही पता चलता है गोज बैक टू इनिस्फ्री, मतलब बचपन में शायद जाते होंगे और अब वापस से जाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है वो ये कहते हैं the 3 things that the poet wants to do when he goes back to Innisfree are as follows. Number 1, he wants to build a small cabin from wattles and clay. पहली बात तो वो एक स्मॉल केबिन बनाना चाहते हैं वॉटल्स और क्ले से। ही वॉन्ट्स टू ग्रो बीन्स, वो अपनी खुद का खाना खुद ही उगाना चाहते हैं, अच्छा प्योर खाना खाना चाहता है वो। ही वॉन्ट्स टू ब्रीड हनी बीज, और हनी बीज को पालना चाहते हैं और उनकी आवाजें सुनना चाहता है और वहीं से वो हनी वनी कलेक्ट करके भाई मजा ही करना चाहता है वो एकदम कि भाई मैं ये बेकार सी दुनिया से दूर जा रहा हूँ, अकेले एकदम सन्यासी जीवन जो है अब वो जीना चाहता हूँ। चलिए, पोएम नंबर 5 है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। व्हाई कांट द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड स्लीप द विंटर नाइट्स थ्रू? कि भाई जो नॉर्थलैंड के लोग थे वो सारी रात भाई क्यों नहीं सोते थे? नॉर्थलैंड इज नियर द नॉर्थ पोल, हियर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो वो कह रहे हैं कि भाई पूरी रात वो क्यों नहीं सो पाते थे? क्योंकि भाई बहुत ही लंबा, हम कह सकते हैं डेज जो बहुत छोटे होते थे और रातें बहुत लंबी होती थी विंटर सीजन के दौरान। देयरफॉर द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड कैन नॉट स्लीप द होल नाइट ड्यूरिंग विंटर्स। तो वो पूरी रात नहीं सो सकते थे द होल नाइट ड्यूरिंग विंटर्स।
व्हाट व्हीकल इज कॉमन इन नॉर्थलैंड? कौन सा व्हीकल है जो नॉर्थलैंड में कॉमन है? जल्दी से देखेंगे। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थलैंड आर कवर्ड विद स्नो, स्नो से ढका हुआ है पूरा नॉर्थलैंड। सो द कॉमन व्हीकल यूज्ड देयर इज अ स्लेज व्हिच इज ड्रिवन बाय द रेनडियर्स। आपको मैंने जब ये पढ़ाया था तब इसकी इमेज भी दिखाई थी कि किस तरीके का ये दिखता है ना? तो टायर वायर नहीं होते इसमें, ठीक है ना, इसके अंदर कोई टायर वायर नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा सांता क्लॉज आते हैं जिसके ऊपर, वैसा वाला। Why do the children of Northland look like bears cubs? क्यों लगते हैं वो बेयर के कब जैसे? क्यों लगते हैं? क्योंकि इतने मोटे मोटे फर वाले कपड़े पहने होते हैं ठंड की वजह से। नॉर्थलैंड लाइज नियर द नॉर्थ पोल वेयर द लैंड इज कवर्ड विद स्नो। नॉर्थ पोल के पास होता है जहां पर पूरी जो जमीन है, सड़क है, वो स्नो से ढकी हुई है। द चिल्ड्रन हैव टू वियर फनी एंड फरी क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। बहुत ही फनी और बहुत ही मोटे मोटे फरी कपड़े पहनने होते हैं उनको, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से बचने के लिए। इन दीज क्लोथ्स दे लुक लाइक बियर कब्स, और इसीलिए वो भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। नेक्स्ट वन, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक नॉर्थलैंड रेफर्स टू? किन की बात हो रही है? द नॉर्थलैंड रेफर्स टू द कंट्रीज विच लाई नियर द नॉर्थ पोल। वो कंट्रीज जो नॉर्थ पोल के पास हैं। दीज कंट्रीज कैन बी ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ रशिया एंड कैनेडा, जहां पर हमेशा ठंड रहती है, बर्फ गिरती है। What did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? भाई सेंट पीटर जो है वो ओल्ड लेडी से क्या मांगते हैं, एंड व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, और लेडी का क्या रिएक्शन होता है? सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ केक। अभी सेंट पीटर जो है वो ओल्ड लेडी से केक की डिमांड करते हैं। द लेडी थॉट दैट हर केक्स वर टू बिग टू बी गिवन अवे, और उसे लगता है कि भाई मेरे केक्स तो बहुत बड़े हैं, मैं कैसे ये किसी को खाने के लिए दे सकती हूँ। सो शी स्टार्टेड बेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर केक्स। तो वो धीरे धीरे छोटे 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 केक्स बनाने लग जाती है कि मैं सबसे छोटा केक जो है वो इनको दूंगी, ठीक है। बट इवन अ वेफर थिन केक अपीयरेंस टू बी बिग टू हर, लेकिन एक बिल्कुल वेफर जितना पतला केक भी उसको बड़ा लग रहा था। देयरफॉर शी डिड नॉट गिव एनी केक टू सेंट पीटर, और यही रीजन था कि सेंट पीटर को उन्होंने एक भी केक नहीं दिया। हाउ डिड द लिटिल लेडी ट्रीट सेंट पीटर? भाई उस औरत ने सेंट पीटर को कैसे ट्रीट किया? अच्छा ट्रीट नहीं किया था। द लिटिल लेडी ट्रीटेड सेंट पीटर वेरी रूडली, तो बहुत रूड तरीके से ट्रीट किया था। व्हेन सेंट पीटर केम टू हर हाउस ही वाज हंग्री। जब सेंट पीटर उसके घर आए तो वो बहुत ज्यादा भूखे थे एंड टायर्ड थे, बट शी एक्टेड इन अ सेल्फिश वे एंड रिफ्यूज टू पार्ट विद इवन अ स्मॉल केक। और उन्होंने एक बहुत ही सेल्फिश तरीके से कहीं ना कहीं एक्ट किया, दिखाया, एंड रिफ्यूज कर दिया टू पार्ट विद इवन अ स्मॉल केक। एक छोटा सा केक देने से भी उसने उसको मना कर दिया, राइट। Why was सेंट पीटर एंग्री एट द वुमन? क्यों वो गुस्सा हो गए? क्योंकि बहुत ही लालची किस्म की थी भाई, एक केक नहीं दे पा रही थी, है ना, बहुत ही लालची किस्म की औरत थी और एक केक भी नहीं दे पा रही थी। सेंट पीटर वॉज एंग्री एट द वुमन बिकॉज शी केप्ट ऑन बेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर केक्स। वो लगातार छोटे छोटे केक्स जो है वो बनाई जा रही थी, एंड येट कुड नॉट मस्टर एनफ काइंडनेस टू गिव देम टू सेंट पीटर। और इतना साहस वो नहीं जोड़ पा रही थी कि भाई वो सेंट पीटर को वो केक दे सके, क्योंकि लालची थी, वो नहीं चाहती थी देना, ठीक है। हु वाज फीलिंग फेंट विद हंगर, जो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल एकदम फेंट फील कर रहे थे कि भाई मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा, इतनी भूख लगी है मुझे। व्हाट हैपेंड टू द लिटिल वुमन आफ्टर सेंट पीटर्स कर्स? अभी जब सेंट पीटर ने उनको कर्स दे दिया, श्राप दे दिया, तो क्या हुआ? आफ्टर सेंट पीटर्स कर्स द लिटिल वुमन वेंट अप थ्रू द चिमनी एंड वाज चेंज्ड टू अ वुडपेकर। चिमनी से सीधी निकली और वुडपेकर बन गई। हर होल बॉडी टर्न्ड टू कोल ब्लैक बिकॉज ऑफ गोइंग अप थ्रू द चिमनी, और उसकी पूरी बॉडी जो है वो काली पड़ गई थी, ठीक है, चिमनी से ऊपर जाने की वजह से। द रेड कैप दैट शी वाज वेयरिंग, और जो लाल रंग की हैट उसने पहनी थी, चेंज्ड इनटू द रेड प्लमेज ऑफ द वुडन पेकर, ठीक है। वो बिल्कुल वुडन पेकर जैसा दिखता है ना, वुड पेकर जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसी ही अपीयरेंस उसकी लगने लगी थी, ठीक है। Do you think that the old lady would have been so ungenerous even if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? अगर उसको पता होता कि सेंट पीटर कौन है तो भी क्या वो यही सब करती? अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर कौन है तो भी क्या वो यही सब करती? I think that the little lady was greedy and selfish by nature. मुझे ऐसा लगता है कि वो महिला, छोटी सी महिला जो है बहुत ज्यादा ग्रीडी थी, नेचर से सेल्फिश थी, एंड इट इज हार्ड टू चेंज वंस नेचर। और ये बहुत मुश्किल है, किसी एक इंसान का नेचर बदलना बहुत मुश्किल होता है। Therefore it would not have made any difference even if the lady knew Saint Peter. कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जानती भी होती ना उसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। She would have reacted in the same manner. वो बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करती जैसा उसने अभी रिएक्ट किया।
ठीक है बच्चों, आया क्या समझ में? काफी सारे क्वेश्चंस। भाई ऐसे ही हम क्या करते रहेंगे, समय समय पर अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे। व्हाट लेसन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड? अभी आप लोगों ने क्या लेसन लर्न किया भाई? इससे आप लोगों का क्या आपको क्या सीखने के लिए मिला? लालच बुरी बला है। The lesson we draw from the poem is that too much greed and selfishness turns a man into an animal. बहुत ज्यादा लालच और ये सब चीजें जो है एक इंसान को लालची बना देती है, मतलब एनिमल में बदल देती है, जानवर बना देती है। वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स अदर्स। हमें हमेशा एक दया वाला भाव रखना चाहिए दूसरे लोगों के प्रति, एंड शुड ऑल्सो बी विलिंग टू हेल्प देम इन देयर नीड। और हमेशा हमें उनकी जरूरत के समय पर मदद करनी चाहिए। इट ऑल्सो टीचेज अस दैट सेल्फिशनेस एंड ग्रीड कैन लीड टू आवर डाउनफॉल। और ये हमें ये भी सिखाता है कि सेल्फिशनेस और ये जो ग्रीड है ये हमें हमारा डाउनफॉल आ जाएगा इससे। अगर आप ऐसे ही रहे लाइफ में तो इससे आपका डाउनफॉल आना पक्का है। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों यहां से स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और ये सारा स्टडी मटेरियल जो है आपको वहां पर मिल सकता है। ठीक है, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।